देखो कुछ टॉपिक ना फ्लूइड्स में छूट गया था, छोटे छोटे टॉपिक है, एक या दो टॉपिक होंगे, छोटे छोटे वीडियोस में अपन खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, इतना कोई ये नहीं होगा और आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। क्या है लिक्विड बिटवीन टू प्लेट्स। अब ये टू प्लेट्स, लिक्विड बिटवीन टू प्लेट्स कहाँ पर आता है? तो तुमने कभी अगर ब्लड टेस्ट कराया हो, अगर तुमने कभी ब्लड टेस्ट कराया हो और तुम ध्यान से देखोगे तो वो क्या करते हैं, दो स्लाइड्स होते हैं, ये बायो वाले जो होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट भी करते होंगे अपने कॉलेज में। जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें क्या होता है, पता नहीं आपने एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं, वो आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, वो अनियन पील एक्सपेरिमेंट, चिक सेल एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ किया है क्या? किया होगा यार, 10th में हमने तो किया था। उसमें क्या करना होता है, तो उसमें देखना दो स्लाइड्स होते हैं। स्लाइड्स का मतलब हो गया एक पतली सी रेक्टेंगल की ग्लास की एक पतली सी शीट, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं। अब मैंने क्या किया, एक स्लाइड रखा और उसको माइक्रोस्कोप में देखना होता है ना, तो माइक्रोस्कोप में देखने से पहले क्या करते हैं, एक और स्लाइड उसके ऊपर रखते हैं। ये हुआ, उसमें जो भी जिसको एनालाइज कर रहे हैं उसमें आयोडीन सोल्यूशन कोई लिक्विड डाल के रखते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करते हैं, एक और स्लाइड डाल देते हैं। तो दो ऐसे दो रेक्टेंगुलर के जब स्लाइड्स एक के ऊपर एक डालते हैं तो क्या होगा, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो उसके अंदर जो लिक्विड का सरफेस बनेगा, अब उसके अंदर भी एक लिक्विड है ना, अब उसके अंदर अगर लिक्विड है, मान लो वो जो लिक्विड है वो वाटर है, इस तरह कोई स्ट्रक्चर बनेगा क्या? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना है, तो ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तुमको मैंने ये जो एग्जांपल, ये मैंने पहले भी तुमको बताया था, कभी कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, मैंने तुमको ये एग्जांपल बताया था। मैंने आपको बताया कि जब ये दो स्लाइड्स एक के ऊपर एक स्लाइड रखे रहते हैं ना, तो इनको ऊपर वाले स्लाइड को खींचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप चाहोगे कि वो जो ऊपर वाला स्लाइड उसको पुल करके बाहर निकाल दो, बहुत मुश्किल होता है। आपको क्या करना होता है, उसको ऐसे स्लाइड्स करने पड़ते हैं, उसको ऐसे जब स्लाइड करोगे, स्लिप करोगे, तब जाके वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। अब इसके पीछे की जो थ्योरी है, इसके पीछे जो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो अगर अपन ध्यान से देखें कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो क्वेश्चन देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट जो भी यहां पे होगा सब कुछ मेंशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये जो लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड के सरफेस ने क्या किया है, लिक्विड के सरफेस ने वो जो स्लाइड है, स्लाइड के साथ कुछ ये एंगल पर है क्या? अब यहां पे कांटेक्ट एंगल बना सकते हैं ना। कांटेक्ट एंगल क्या होता था? कांटेक्ट एंगल होता था जो भी टैंजेंट, जहां पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे टैंजेंट ड्रॉ करते थे, किस पे? लिक्विड के सरफेस पे। अब उस टैंजेंट और वो जो ग्लास होता था या वो जो कंटेनर का वॉल होता था, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को कांटेक्ट एंगल बोलते थे क्या? तो डायग्राम के हिसाब से, अगर डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो ये मेरा कांटेक्ट एंगल हो गया। कांटेक्ट एंगल कितना? थीटा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर अब ये थीटा, जैसा कांटेक्ट एंगल यहां पे फॉर्म होगा वैसे ही कांटेक्ट एंगल यहां पे फॉर्म होगा। अच्छा, अगर प्रेशर लिखना स्टार्ट करूं मैं, स्लाइड के ऊपर, इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, तो इसके ऊपर प्रेशर कितना हो गया? P नॉट। इसके ऊपर क्या था? एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर कितना हो गया? P नॉट। अच्छा, इसके इधर भी अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रेशर P नॉट। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जस्ट ये जो स्ट्रक्चर, ये जो मेरे पास कॉन्केव एंड है, जस्ट इसके अंदर, ये जो लिक्विड सरफेस के जस्ट अंदर का प्रेशर क्या होगा? हमने ये पढ़ा है, हमने अभी क्या पढ़ा था, जब वो स्फीयर वाला हमने टर्म पढ़ा था, ऐसा एक्सेस प्रेशर पढ़ा था क्या हमने? हमने क्या पढ़ा था कि ये जो भी कॉन्केव एंड होता है, ये जो कॉन्केव एंड होता है वहां का प्रेशर, ये P इनसाइड, ये P आउटसाइड, और ये जो प्रेशर एक्सेस प्रेशर होता था, एक्सेस प्रेशर क्या था? एक्सेस प्रेशर था P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, ये 2T अपॉन R। अगर लिक्विड का ड्रॉप था तो 2T अपॉन R था, और अगर एयर का बबल था तो 4T अपॉन R। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या हमने? हाँ या ना? इसका मतलब जो भी कॉन्केव एंड होता है, जो भी कॉन्केव एंड होता है उसका प्रेशर, कॉन्केव एंड का प्रेशर आउटसाइड वाले प्रेशर से 2T अपॉन R ज्यादा होगा क्या? बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसी कंसेप्ट को यूज करूं, इस डायग्राम में अगर मैं इसी कंसेप्ट को यूज करूं, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर है मेरे पास P नॉट, और जस्ट अंदर, अब इसका प्रेशर P नॉट है अगर, और मैं बोल रहा हूं कि मान लो इसका जो प्रेशर है वो है P1, ठीक है, तो जो कॉन्केव एंड है, ये कॉन्केव एंड हो गया क्या? तो कॉन्केव एंड का प्रेशर क्या होना चाहिए? कॉन्केव एंड का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पे अपन क्या लिखेंगे? P एक्सेस। अगर मैं लिखूं P एक्सेस, तो P एक्सेस एक्चुअल में क्या है? आउटसाइड प्रेशर P नॉट है, और इनसाइड प्रेशर यहां पर कितना है? P1 है क्या? मतलब जो कॉन्केव साइड का प्रेशर है वो कितना है? P नॉट,
और जो इनसाइड है हमारे पास, इनसाइड वाला पॉइंट, उसका प्रेशर क्या हो गया, P1 हो गया। अच्छा, ये जो एक्सेस प्रेशर होता है, ये जो एक्सेस प्रेशर होता है वो एक्चुअल में क्या होता था, वो एक्चुअल में हमने 2T/R ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, हाँ या ना? अच्छा, 2T/R इक्वल्स टू P0 माइनस P1। अब यहां पे ना थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है वो देखो। एक्चुअल में ये जो P एक्सेस का फॉर्मूला है, ये एकदम ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से, नहीं समझ में आया तो याद रख लेना, ठीक है? इतना डिटेल में अपने को नहीं करना, अपने को बस याद रख लेना है। एक्चुअल में ये जो P एक्सेस लिखते हैं ना, P एक्सेस जो लिखा था हमने 2T/R, एक्चुअल में ये लिखा था ना, इसका रियलिटी में फॉर्मूला ये होता है T/R1 प्लस T/R2। अब बोलोगे सर ये R1 R2 कहां से आ गया, और ये R1 R2 क्या है? तो ये R1 R2 जो है, R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स फॉर radius of curvatures for two perpendicular curves। अब ऐसे तो ये नहीं समझ में आएगा, ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। जैसे ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ना, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो इमेजिन करो कैसा हुआ है। ये यहां पे ऐसा दिख रहा है और ये अंदर तक भी वैसा ही है क्या? मतलब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो कुछ ऐसा है क्या? ये ऐसा फॉर्म हुआ, ये ऐसा ऐसा, ये अपने को दिख रहा है ना, और ये पूरा बाहर में पूरा अंदर तक ऐसा है क्या? मुझे सिर्फ ये दिख रहा है, मुझे सिर्फ ये दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में ये अंदर तक है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो ये जो एंड है, ये एंड कैसा है? ये एंड एक सिलेंडर के एंड के जैसा है क्या? आप ऐसा इमेजिन करो कि एक हॉलो सिलेंडर ले लो, आप हॉलो सिलेंडर, उसको आप बीच से क्या करो, कट कर दो बीच से, या इसको आप क्या कर दो, ऐसा एक सिलेंडर था और आप इसको ऐसा कट कर दो यहां से, इसको अगर ऐसा कट करोगे तो स्ट्रक्चर ऐसा ही फॉर्म हुआ गया, ये एंड और ये पूरा ऐसे सीधा हो गया। अच्छा, अब यहां पर अपने को R1 R2 का मतलब समझना है कि R1 R2 है क्या। एक्चुअल में ये जो R1 R2 है, तो यहां पर अगर देखोगे ना, तो ये जो कर्व है, जब हम स्फीयर के बारे में पढ़ते थे, ऐसा स्फीयर, जब हम स्फीयर के बारे में पढ़ते थे, ये स्फीयर है तो मेरे पास दो परपेंडिकुलर कर्व, एक कर्व मैं ऐसे ले रहा हूं, स्फीयर है तो एक कर्व मैंने ऐसा ले लिया अगर, तो दूसरा परपेंडिकुलर कर्व ऐसा हो जाएगा। एक कर्व मैंने इस तरफ से लिया अगर, तो दूसरा कर्व मैं ऐसा ले सकता हूं। ये दोनों कर्व, अब अगर स्फीयर है तो वो हर जगह से सर्कल है क्या? तुम डायमीटर के अबाउट कभी भी कट करोगे तो वो तुमको सर्कल ही मिलने वाला है ना। तो अगर वो जो कर्व बन रहा है वो हमेशा सर्कल बन रहा है, तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हमेशा क्या होगा? R होगा ना। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे है, इस वाले एंड के लिए है, उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले एंड के लिए भी है क्या? अब तुम इस वाले फॉर्मूले पे ये वैल्यू रख के देखो, T/R प्लस T/R, यही 2T/R आया था क्या? समय वो कुछ भी नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो भाई। ये जो मैंने एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला इससे पहले वाले लेक्चर्स में या 2-3 लेक्चर्स पहले हमने जो डिराइव किया था, एक्सेस प्रेशर क्या आया था? 2T/R आया था क्या? सॉरी, लिक्विड के बबल में एक्सेस प्रेशर का वैल्यू आया था 2T/R। अब ये जो 2T/R आया था ना, इसका जो रियलिटी में फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है किसी भी कर्व्स के लिए, वो क्या होता है? P एक्सेस इक्वल्स टू T/R1 प्लस T/R2। इस तरह से अपन को क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब सिंस अगर मैंने एक स्पेरिकल ड्रॉप लिया था, स्पेरिकल ड्रॉप लोगे तो इसमें हमें क्या करना है? दो परपेंडिकुलर कर्व्स के बारे में बात करना है। तो एक कर्व अगर मैं ऐसा कट कर रहा हूं तो दूसरा परपेंडिकुलर कर्व ऐसा होगा क्या? एक कर्व अगर मैंने ऐसा कट किया तो इसका परपेंडिकुलर कर्व इस तरह से आएगा क्या? अब दोनों परपेंडिकुलर कर्व्स जो मैंने यहां पे बनाए हैं, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही होने वाला है। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R है तो यहां पे भी T/R और यहां पे भी T/R, यही तो 2T/R आता था ना। तो मेरे पास जो स्पेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट था, या मेरे पास जो ये क्या था, लिक्विड का ड्रॉप, जो लिक्विड का ड्रॉप था, वहां पर एक्सेस प्रेशर हमने कितना लिखा था? 2T/R लिखा था क्या? अब ये जो ड्रॉप है, इसमें जो कर्वेचर है और इसमें जो कर्वेचर है, दोनों में डिफरेंस है। देखो कैसे, जब ये स्पेरिकल है तो ये कर्वेचर और ये कर्वेचर दोनों के रेडियस एक जैसे हैं क्या? अब ये स्पेरिकल है क्या? ये स्पेरिकल है क्या? नहीं सर, ये स्पेरिकल तो नहीं है। ये कैसा है? ये सिलेंड्रिकल शेप है। देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, और तुमको सिर्फ ये दिख रहा है, तुमको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा आगे में ऐसा चला गया क्या? हाँ या ना? तो एक कर्व तुमको इस साइड दिख रहा है, ऐसे बाहर के साइड में, और एक कर्व ये पीछे ऐसा भी एक कर्व दिख रहा है क्या?
सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है सर, जब तक नहीं समझोगे नहीं क्लियर होगा ये। लॉजिकली अगर तुम सोचोगे तो जब मैंने ऐसे स्फीयर इमेजिन किया, एक कर्व मैंने ऐसा ले लिया और दूसरा परपेंडिकुलर कर्व मैंने ऐसा लिया, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर एक जैसा था, दोनों के कर्व एक जैसे थे। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि वो जो स्ट्रक्चर यहां पे फॉर्म हुआ है वो कैसा फॉर्म हुआ है, सिलेंड्रिकल हुआ है, तो ये तुम्हारा जो डायग्राम तुमको दिख रहा है उसको तुमको ये एंड दिख रहा है ना, पीछे में पूरा ये सिलेंड्रिकल एंड ऐसा है क्या पीछे में पूरा, तो ये जो एंड है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा और जो अंदर जा रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग हो गया। परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर कर्व्स लेने हैं ना, ये एक कर्व हो गया और एक कर्व जो अंदर के डायरेक्शन में है, जो ये जो कर्व बन रहा है यहां पर, ये वाला जो कर्व बन रहा है, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा क्या, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे इन जनरल, अब फॉर्मूला याद रखेंगे, पी एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, T/R1 + T/R2। ये फॉर्मूला में क्या करना है याद रखना है। समय कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूं उतना अगर नहीं समझ में आ रहा है आप क्या करोगे, याद कर लोगे। जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो ऐसा हुआ है, तो एक कर्व ये हो गया और एक कर्व जो बाहर का है इस वाला कर्व है, तो इसका रेडियस अलग फाइंड करना है और इसका रेडियस अलग फाइंड करना है। ये और ये वाला कर्व, देखो ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो एक R1 लेंगे और एक को क्या लेंगे, R2 लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी अगर P एक्सिस का फॉर्मूला हमारे पास T/R1 + T/R2 है, तो हम पहले क्या करते हैं ना, P एक्सिस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ही आगे कैलकुलेशन बढ़ पाएगा। अब देखो P एक्सिस कैसे कैलकुलेट करेंगे, R1 और R2 का पहले वैल्यू ढूंढ लेंगे, अगर R1 R2 का वैल्यू मिल गया तो P एक्सिस का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो P एक्सिस ढूंढने के लिए R1 और R2 देखते हैं। अभी ध्यान से देखना, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है यहां पर, ये जो ट्राइंगल है, इस कर्व का, ये जो ग्रीन वाला कर्व है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, स्मॉल r का है क्या, ये कर्व था, इसका रेडियस कितना हो गया, r हो गया। अच्छा, ये ट्राइंगल, अच्छा ये एंगल अगर थीटा है, ये थीटा कौन सा एंगल है, कॉन्टैक्ट एंगल है ना। अच्छा, इस वाले टैंजेंट पर ये परपेंडिकुलर है और इस वाले लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हुआ गया। इस ट्राइंगल को अगर देखा जाए तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। अगर मैं cos थीटा लिखूं, अगर यहां से यहां तक पूरा d माना गया है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, cos थीटा का वैल्यू सिंपली क्या लिख देंगे, cos थीटा जो है हमारे पास वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जो स्मॉल r है, स्मॉल r के प्लेस में d/2 cos थीटा ये रख सकते हैं क्या, हाँ या ना। अब ये अगर देखोगे तो पहले वाले कर्व का रेडियस ही तो स्मॉल r है ना, जो पहले वाला कर्व है उसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल r है। मुझे स्मॉल r का वैल्यू मिल गया क्या, d के टर्म्स में। अब d क्या था, d दोनों के बीच का सेपरेशन है, कितने सेपरेशन पे दोनों रखे हुए हैं, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, सेकंड वाला जो कर्व होगा, सेकंड वाला कर्व ऐसे अंदर जा रहा है क्या, और वो जो कर्व है ना वो पूरा स्ट्रेट लाइन है। देखो सेकंड वाला जो कर्व है वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंडिंग टू इनफिनाइट होता है क्या, जो स्ट्रेट लाइन होता है, मैं बोल रहा हूं कि लाइन स्ट्रेट लाइन है। तुम अगर ये सोचोगे कि जो बड़ी सी धरती है हमारा, बड़ी सी धरती का एक छोटा सा पार्ट एक प्लेन होता है क्या, जो बड़ी सी धरती थी उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट एक प्लेन है ना, उसी तरह ऐसा सोचो कि बहुत बड़ा सा सर्कल है, उसका एक छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन है क्या, हाँ या ना। इसका मतलब जब भी मैं स्ट्रेट लाइन देख रहा हूं तो एक्चुअल में वो बहुत ही बड़े से सर्कल का एक पार्ट है क्या। अब अगर सर्कल बहुत बड़ा है तो उसका जो रेडियस होगा वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा क्या, बात समझ में आ रहा है। तो P एक्सेस अगर मुझे कैलकुलेट करना है, अगर मुझे P एक्सेस कैलकुलेट करना है तो P एक्सेस का फॉर्मूला क्या है, T/R1 + T/R2, यही फॉर्मूला है क्या, T/R1 + T/R2। अब यहां पर R1 जो है वो स्मॉल r के इक्वल है और R2 जो है वो क्या है, वो टेंडिंग टू इन्फिनाइट है क्या। क्यों इन्फिनाइट ले लिया सर, क्योंकि R2 जो है वो स्ट्रेट लाइन का कर्व फॉर्म कर रहा है, तो R2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और R1 क्या है, उसका वैल्यू स्मॉल r के इक्वल है। अब अगर मैं दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं ना, तो देखो P एक्सेस का वैल्यू मुझे क्या मिलने वाला है, P एक्सेस का वैल्यू मुझे मिलेगा T/R1। R1 के प्लेस में स्मॉल r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, स्मॉल r कितना है, तो स्मॉल r हो जाएगा d/2 cos थीटा, ये लिख सकते हैं क्या। और R2 के प्लेस में जब आप इंफिनिटी पुट करोगे, एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0 होता है क्या। तो मैंने P एक्सेस का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया ना, मेरे पास P एक्सेस कितना आ रहा है, 2t cos थीटा अपॉन d,
बात समझ में आया है क्या? तो ये जो पी एक्सिस का वैल्यू आया है इसको यूज करेंगे और बाकी के एनालिसिस करेंगे। हो सकता है ये मुश्किल लगे, वो मेजरली वो नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर R1 R2 कर्व्स कैसे ले लिए। R1 एक कर्व तो तुमको यहीं से दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, और एक कर्व जो अंदर की तरफ जाता, तो ये दोनों कर्व परपेंडिकुलर कर्व्स लेने होते हैं। परपेंडिकुलर कर्व्स अगर आप लोगे तो एक कर्व जो है उसका रेडियस है स्मॉल r के बराबर और दूसरा कर्व जो है उसका रेडियस है टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास जो भी एक्सेस प्रेशर जनरेट होता हुआ आया है वो कितना आ रहा है 2t cos थीटा अपॉन d। अच्छा, अब अगर एक्सेस प्रेशर मुझे मिल गया तो मैं P1 प्रेशर को क्या लिख सकता हूं? P1 प्रेशर को P0 माइनस P एक्सेस लिख सकते हैं क्या? तो यहां पे P1 प्रेशर अगर आप देखोगे तो वो कितना हो जाएगा P0 माइनस 2t cos थीटा अपॉन d। ये मुझे अंदर का प्रेशर मिल गया क्या? P1 का वैल्यू, ये जो अंदर का प्रेशर है वो मुझे कितना मिल गया P0 माइनस 2t cos थीटा अपॉन d। अब ध्यान से देखना कि प्रॉब्लम क्यों होता है उसको पुल करने में। यहां पर प्रेशर कितना है? यहां पे एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर P0 है, यहां पे P1 है, P0 से कम या P0 से ज्यादा? P0 से कम है क्या? मतलब यहां पर जो फोर्स जनरेट होगा इस प्रेशर के कारण और यहां पर जो फोर्स जनरेट होगा, तो ये वाला फोर्स, ये मेरे पास जो फोर्स है वो P0 के कारण है और यहां पर जो फोर्स है वो P1 के कारण है। साफ साफ अगर आप देखोगे तो फोर्स बिकॉज ऑफ P0 जो होगा वो ज्यादा है फोर्स बिकॉज ऑफ P1 से। एक तो ये फोर्स भी ज्यादा हो गया, ऊपर से इसका वेट भी नीचे ही लग रहा है क्या? अब जब आप इसको ऊपर पुल करना चाहोगे तो आपको फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स है उसके कारण भी फोर्स अप्लाई करना है और ये जो वेट है उसके कारण भी फोर्स अप्लाई करना है। अब एक और बात यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मेरे पास D है, ये D का वैल्यू क्या होता है? बहुत छोटा होता है क्या? अगर D का वैल्यू बहुत छोटा है, अगर ये D का वैल्यू बहुत छोटा है तो इसका ओवरऑल वैल्यू बहुत ज्यादा है क्या? इसका मतलब P1 इज वेरी मच लेस इन कंपैरिजन टू P0। अब अगर P1 और P0 में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, P1 और P0 में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा प्रेशर के कारण यहां पे फोर्स जनरेट हो रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? इसलिए इसमें क्या होता है, लिक्विड बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में जब लिक्विड फंसा होता है तो ऊपर वाले स्लाइड को पुल करना क्या होता है, मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि एक्सेस प्रेशर इस केस में जो है, एक्सेस प्रेशर इस केस में जो है वो कितना आ जा रहा है 2t cos थीटा अपॉन d। उसके कारण यहां और यहां पे प्रेशर का डिफरेंस हो जा रहा है। अभी प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है इसलिए इसको स्लाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये कौन सा कंसेप्ट है? लिक्विड बिटवीन टू प्लेट्स। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन ये थीटा बीटा आपसे दे देंगे, यहाँ का प्रेशर पूछ लेंगे कि इसका अगर एरिया, मान लो इसका एरिया अगर मैंने बता दिया, तुमसे पूछेंगे कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये फोर्स निकाल दो, ये फोर्स निकाल दो, एरिया से मल्टीप्लाई कर, सॉरी प्रेशर पता है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स मिल गया, वेट पता है, सबको ऐड कर दो कि उतना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? तो ये मेरे पास क्या हो गया, लिक्विड बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में अगर लिक्विड फंसा हुआ है तो ऊपर वाले जो स्लाइड है उसको पुल करना मुश्किल क्यों होता है, उसका सोल्यूशन है ये, उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है,